My name is Vikram Kocher and you're watching me on Bollywood Helpline. विक्रम चंद्रा का नावल था सीक्रेट गेम्स, राइट? बेहतरीन नावल, खूबसूरत नावल, और बनाने वाले विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप। सो ये जो एंट्री हुई, ये धमासान हुई, इसमें अच्छा पैसा भी लगा और इसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया। मेरा ऑडिशन हुआ था, मुकेश छाबड़ा जी जो हैं उन्होंने भरपूर साथ दिया, उन्होंने बेहतरीन कास्टिंग करी थी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इन लोगों ने चुना। तभी पीछे से एक लंबा सा 6 फुट 2 इंच का आदमी आया और उसने कहा, भाई वेरी गुड ऑडिशन, आई रियली लाइक्ड इट। और वो ऐसे फुटपाथ से उतरे, एक ऑटो में बैठे, उनके साथ 2 और लोग थे, वो भी बैठे और ऑटो चला गया। तो मैंने बोला थैंक यू और कह के वो चला गया। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने ये कौन था यार, इसने ऑडिशन के बारे में बोला, मुझे लगता है कि सीक्रेट गेम्स का ऑडिशन के बारे में बोला, कोई फैंटम पिक्चर्स में कोई है क्या? तो हमारे दोस्त ने एकदम से बोला कि भाई इधर आओ तुम ज़रा, मतलब कभी एक्टर को छोड़कर डायरेक्टर की भी शक्लें देख लिया करो। मैं कौन था भाई, बता तो दे। मतलब विक्रमादित्य मोटवानी थे वो, जो तुम्हें कह के चले गए सड़क पे। बट डंकी ने मुझे शायद एक उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां एक अच्छा रिकग्निशन मिला, जिधर मैंने को उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि यार मेरी बात समझो, बोला घर चलो खाना खाने। मैंने बात समझा, अरे भाई सब शूट कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ा ना हूँ यार, मैं चला जाऊँगा शूट रुक जाएगा। तो मैं बोला नहीं नहीं, अरे कितना नुकसान हो जाएगा? मैंने बहुत नुकसान हो जाएगा। वो तो कितना हो जाएगा? मैंने करोड़ों रुपए लगाया, दिन का कुछ नहीं तो 30-35 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, बोल दिए। बोले इतना कुछ नहीं हो, पुलिस के आगे अपनी चुंगी लगा देंगे, तुम्हारा रिकवर कर लेंगे, चलो घर चलो। तो मैंने क्या हो रहा है भाई मेरठ में? वहाँ वो तो बहुत कांड हुए थे मेरठ। Hey guys, my name is Adarsh and welcome to my channel. Today I'm in conversation with someone who is an actor. Actually सिर्फ एक्टर नहीं कह सकते, ही इज़ अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। अगर मैं इनके फिल्मोग्राफी की बात करूँ, इनके पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो आई स्टार्ट विद मटरू की बिजली का मंडोला, रेड, डंकी, सीक्रेट गेम्स, रक्तांचल, इनसाइड एज, एंड आई थिंक और मैं जितने भी नाम लूँगा आई थिंक आप थक जाओगे। सो बिफोर आई बिगिन माई कॉन्वर्जेशन विद द मैन, आई वुड रियली लाइक टू से, जब भी ये स्क्रीन पे आते हैं, he lives the role and you know he keeps the audience engaged with him, सबको mesmerize कर देते हैं। एंड सबसे बड़ी खास बात ये होती है, ये पूरी शो या मूवी को अपने तरफ छीन लेते हैं। तो प्लीज वेलकम, जॉइनिंग मी इन द कॉन्वर्जेशन इज द वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर विक्रम कोचर सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल सर। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट है नेटवर्कर, अनदर मास्टरपीस आई थिंक इन योर पोर्टफोलियो जो आप ऐड करने वाले हो, प्लीज बताएं उसके बारे में, व्हाट इज नेटवर्किंग ऑल अबाउट? सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नेम द प्रोड्यूसर्स फर्स्ट, क्योंकि जिनका ये बेबी है, मतलब जिनका ये थॉट है। सो मिस्टर विकास मलिक एंड मिस्टर शरत मलिक, गुटगु फिल्म्स एंड नवरतु फिल्म्स। सो इस प्रोडक्शन हाउस ने एक कॉन्सेप्ट, ये मेरे पास, हम लोग डिस्कशंस में थे, तो मुझे विकास सर ने बुलाया एंड ही सेड कि MLM स्कीम्स के बारे में तुम जानते हो? सो बीइंग एन एक्टर आई वाज लाइक MLM स्कीम्स, मतलब मैं समझा नहीं। देन ही जस्ट नेम अ फ्यू, ही सेड टपरवेयर, आई सेड हाँ। सो देन ही सेड एमवे, देन ही सेड हर्बल लाइफ। मैंने हाँ ये सब तो पता है मुझे, मतलब इसमें वो चेन वाला सिस्टम होता है, आप यही कह रहे? बोलते हाँ हाँ वही। सो बोलते इन MLM स्कीम्स के थ्रू ना कुछ स्कैम्स भी होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके की स्कीम्स होती हैं, बाइनरी होता है, फिर पिरामिड स्कीम्स होती हैं, अलग तरीके का। जैसे आप चेन बनाते तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक के नीचे 2, उसके नीचे 2, तो 2 करके ऐसे मल्टीप्लाई होता है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। फिर ऐसे और भी तरीके हैं टू डू दिस। एंड ही सेड वन लाइन कि ये सब कुछ लीगल होता है टिल द पॉइंट एक्चुअली में कंपनी दिवालिया होकर भाग नहीं जाती, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओ ये स्कैम था। एंड इट्स अ मिक्स ऑफ कंपनीज विच आर जेन्युइनली डूइंग दैट, बिकॉज इट्स MBA के हिसाब से या मार्केटिंग के हिसाब से मल्टी लेवल मार्केटिंग एक तरीका है आपके प्रोडक्ट्स को बेचने का। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू दैट वेदर यू वांट टू डू दिस और यू टोटली वांट टू गो फॉर रिटेलिंग एंड अपना मतलब होलसेलर और रिटेलिंग वाले हिसाब से जाते हो, या फिर आप फैक्ट्री से सीधा चेन वाइज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। सो उन्होंने बोला ये जेन्युइन भी है पर इसमें स्कैम्स भी होते हैं। हिंदुस्तान में एक चीज़ है जो कि इलीगल है, वो है कि आप प्रोडक्ट को लेके तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर सकते हो, पर सिर्फ
पैसे के बेसिस पे चीज़ें नहीं कर सकते। आपके पास कोई ना कोई जो भी प्रोडक्ट है वो टेंजिबल प्रोडक्ट जैसा कुछ होना चाहिए, जिसे हम प्रोडक्ट के तौर पे माने, जिस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो बिकॉज मनी पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी मैं आपको बोलूँ कि आज क्योंकि आप मुझे 1,00,000 रुपए दें, मैं आपको प्रति महीना 10% दूंगा। सो ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसमें मुझे एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपसे बोलूँगा सर आप मुझे 1,00,000 दें, ये मेरी सब्सक्रिप्शन है, आप ये ले लीजिए, ठीक है, और इस सब्सक्रिप्शन को आप आगे और बेचिए इफ़ यू कैन। बट आपने जब ये सब्सक्रिप्शन लिए तो सब्सक्रिप्शन का मैं आपको 10% रिटर्न के तौर पे भी दूंगा, बिकॉज मेरी कंपनी ग्रो कर रही है आपके थ्रू। सो इस तरीके का एक MLM स्कीम का सेटअप होता है। स्कैम्स होते हैं इसमें। स्कैम्स कैसे होते हैं कि कंपनी कभी कभार झूठ बोल रही होती है और वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो प्रोडक्ट होता ही नहीं है। एंड उसके पीछे जितना भी तथ्य, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब झूठ है। काफ़ी बारी कंपनीज ये भी कहती हैं कि प्रोडक्ट तो नाम का है बिकॉज हमें इसे लीगल बनाना है, बट पैसा हम कहीं लगाएंगे और पैसे से पैसा बनाएंगे और हम आपको पैसा देंगे। लोग लालच में आके, हार्ड एंड मनी भी होता है लोगों का, कईयों का काला धन भी होता है, कईयों का छीना झपटी से कमाया हुआ पैसा भी होता है, तो वो पैसा जो है ऐसी जगहों पे लगा के लोग डबल ट्रिपल करते हैं। एंड इस तरह की कंपनीज जो हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट गुडविल तो बनाती हैं अपनी, तो कुछ नहीं तो साल 2 साल तो वो चलती हैं, लेकिन बाद में इमीडिएटली जैसे ही पैसा बहुत इकट्ठा हुआ, रातों रात भाग गए। सो इसके ऊपर फिल्म है। सो ये जो टॉपिक है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, दिस इज समथिंग लाइक आजकल के करंट टाइम में ये एक आई ओपनर साबित हो सकती है ये मूवी, बिकॉज करेंटली MLM नाम की चीज़ जो है इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल चुकी है इन रिसेंट टाइम्स, एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियन साइड में जो क्या कहते हैं, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, हु आर नॉट टू एजुकेटेड अबाउट दिस थिंग्स, तो वो बहुत जल्दी फंस जाते हैं। जो लोग ये चीज़ें करते थे, मेनी कंपनी जैसे आपने नाम लिया टपरवेयर है, वेस्टीज वगैरह है, जो फटाफट आप प्रोडक्ट बेचो एंड आप 3 लोगों को जोड़ते जाओ एंड एट द एंड ऑफ द मंथ लाखों रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वीडियोस वायरल हो जाती है। एंड इनके सबसे खास बात होती है इनके जो सेमिनार्स होते हैं, और उस सेमिनार्स में आपको लेके जाके आपको ऐसी आपका माइंड गेम ऐसा खेल देंगे कि यू विल बी लाइक कि मैं अगले दिन ही ज्वाइन कर रहा हूँ। पर वो लोग कभी कभी जेन्युइन भी होते हैं, जैसे टपरवेयर एज अ जेन्युइन कंपनी, और वो इतने सालों से करता है, एंड वो आपको जेन्युइनिटी पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रोडक्ट सॉलिड होगा। अगर प्रोडक्ट सॉलिड नहीं है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट नॉर्थ इंडिया साइड में बोलो या पैन इंडिया लेवल पे ये चीज़ें बढ़ रही है, एंड ये एक सोशल टॉपिक है, वो दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट। सो क्या मतलब इफ़ आई स्पीक अबाउट द प्रिपरेशन, सो क्या एक्चुअल में आपने वो MLM की जो मीटिंग्स होती है या जो उनकी वीडियोस होती है टू प्रिपेयर योरसेल्फ, डिड यू वॉच दैट? यस, आई डिड, एंड काफ़ी इनसाइट्स भी, ऑफ कोर्स काफ़ी ऐसे रियल लोगों से भी मिले हम लोग जो कि MLM जिन्हें नेटवर्कर कहते हैं। सो पीपल हु एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस कंपनी एंड दे मेक चेंज नीचे, तो उन लोगों को नेटवर्कर कहते हैं। दे मेक अ नेटवर्क, सो एनीबडी हु इज़ मेकिंग दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ नेटवर्कर। एंड हम ऐसे नेटवर्कर से मिले, हमने काफ़ी सारी कंपनियों के बारे में जाना, हमने काफ़ी सारे स्कैम्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने ये क्या कहते हैं कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो है ध्रुव राठी का, अगर आप वो भी देखें तो आपको MLM काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उन्होंने, तो उसके बारे में भी पता लगता है, वहाँ से भी पता लगता है। बट इन मीटिंग्स में एंड वीडियोस में काफ़ी ऐसी लाइंस होती है, कुछ चीज़ी लाइंस होती है मार्केटिंग की, जो बहुत फनी होती है। सो वाज देयर एनी इंसिडेंट जो आपको लगे यार क्या लाइन बोली है इसने, मतलब अपना माल चिपकाने के लिए क्या लाइन बोल दी इसने? हाँ, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट सच बोलूँ तो ये बहुत कभी कभार क्या होता है कि दे ऑल्सो एंटेंगल अ सेलिब्रिटी इन दिस, कि जैसे लैंड के ऊपर माफिया अभी मैंने हाल फिलहाल में सुना, तो उनको बुला लिया, उनको बोला सर हम आपको प्लॉट दे देंगे, देयर आर नंबर ऑफ प्लॉट्स विच आर देयर। कुछ सरकारी ज़मीन थी, किसी तरीके से घुस गए अंदर, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन पे कोई जाएगा नहीं, बट किसी तरीके से घुस गए, फ़ोटो वोटो खिंचा के उन्होंने दिखा दिया कि भाई ये इस तरीके से है सर, आप इसके फेस बन जाओ, एक प्लॉट आपका। फेक पेपर बना के एक प्लॉट उनको दे भी दिया और था नहीं, और दुनिया भर को उस बंदे के फेस पे दे सेइंग दैट पर्सन हैज़ बॉट अ फ्लैट ओवर हियर
राइट या उसने ज़मीन ली है, उसको फ्री में दी है जो उन्होंने गलत पेपर बना के, आप इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्ट, बाद में पता लगा वो ज़मीन तो सरकारी थी, बिकॉज पेपर्स आर ऑल फेक पेपर्स, और लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। आप बोल रहे हैं किसी तरीके की लाइन और कुछ ऐसा, वो याद तो नहीं है मुझे हाल फिलहाल में, लेकिन हाँ ऐसी सुनी बहुत सारी चीज़ें सुनी। मतलब ऐसा लालच दे देते हैं कि पूछो मत, और वो मीटिंग्स में भी इतना आपको लैविश तरीके से ट्रीट किया जाता है, फ्री गिफ्ट मिलते हैं, सब सूट पहन के आ जाते सब हैं। सूट पहन के आ जाते हैं, एक से बढ़कर एक लोग। एक मुझे एक शादी में टकरा गए थे भाई साहब, उन्होंने बोला, मेरठ में थे, उन्होंने बोला अरे सर आपको कुछ नहीं करना, आपका आना जाना खाना पीना, कुछ पैसा भी देंगे आपको, बस आकर आपने प्रचार करना है कंपनी का। मतलब करते क्या, कौन सी कंपनी है? बोलता अरे बढ़िया कंपनी है सर, और इसके बारे में हमारा प्रोडक्ट होगा लॉन्च, आपको बुलाएंगे, आप आ जाना। आप चले गए, आप गए। नहीं, फॉर दैट मैटर हो सकता है जेन्युइनली वो प्रोडक्ट भी हो, तो लोग चले भी जाते हैं। अब हमें क्या पता नई कंपनी है, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे हो ना, आप अपना काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के तहत। दैट इज हाउ इट इज। एंड सर एवरी स्टोरी हैज इट्स जर्नी। करेक्ट। ऐसी हर एक एक्टर की भी जर्नी होती है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी। मतलब व्हाट वाज दैट मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू सॉ कि ओके चलो लेट्स गो टू मूवीज, मुझे मेरा करियर जो है एक्टिंग में करना है, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, व्हाट ऑल स्ट्रगल्स यू एंड आई एम श्योर कि यू नो बीइंग एन आउटसाइडर स्ट्रगल तो अच्छी खासी होगी। सो व्हाट वाज दैट सीन ऑल अबाउट? होते होते हो गया और होता चला जा रहा है। मैं यही काम करता हूँ। तो जैसे मुझे इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, मुझे एक्टिंग ने अट्रैक्ट किया, मुझे स्क्रिप्ट्स ने अट्रैक्ट किया, मुझे कहानियों ने अट्रैक्ट किया। तो और भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कहानियाँ अट्रैक्ट करती होंगी, जिन्हें चीज़ें अट्रैक्ट करती होंगी। काफ़ी सारे लोग जो फिल्मों में आते हैं उन्हें काफ़ी बारी पैसे भी अट्रैक्ट करते हैं। अब निर्भर ये करता है, कभी कभार आप सिर्फ पैसे के प्रलोभन में ही तरफ बढ़ जाते हैं कि अरे पैसा 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 बनाओ, तो उसमें कहानी वगैरह ये सब बैक स्टेप ले जाती है। बट दोनों तरह के लोग जो हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पैसा जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ वो नहीं, आपके काम को भी आपको जानना चाहिए। तो अगर सच मेरा शुरुआत जो हुआ था वो इस एक फेलियर की वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरे को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था किसी कॉलेज में, और मैं स्कूल में थोड़ा बहुत नाटक किया करता था, तो यहाँ मौका मिला। मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के एडमिशन फॉर्म्स भरे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एक कॉलेज था जिसको आपके मार्क्स से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था, और बोल रहा था हम आपको ऑडिशन मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, ऑडिशन लेंगे, अगर आप हो गए तो हो गए। तो वो चलता रहा ऑडिशन पूरा दिन भर, रात के 2 बजे उनका रिज़ल्ट आया। मतलब क्योंकि सुबह से लगे हुए छट रहे थे लोग, छटते छटते 4 लोगों ने चुनने थे, तीसरा नाम हमारा था। तो वहाँ से नाटक करना शुरू किया, अच्छे तरीके से समझना शुरू किया। काफ़ी बढ़िया द प्लेयर्स नाम की सोसाइटी है किरोड़ीमल कॉलेज की, काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग हुई, काफ़ी अच्छे तरीके से उनका सेटअप बना हुआ है। स्क्रिप्टों को जानना, कहानियों को जानना, काफ़ी एकेडमिक तरीके से हम शुरुआत की उधर। तो आप जाने कि अंदर का तथ्य क्या है, कहानियाँ क्या होती हैं, ड्रामा कैसे क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे करते, थिएटर करते 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 मज़ा आने लगा, और आपका रुझान भी बढ़ता गया। जब किसी चीज़ में रुझान और मज़ा बढ़ता है तो आप ऑटोमेटिकली बिना किसी के कहे आप अच्छा करने लगते हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से वो चीज़ लोगों तक पहुँचाएँ। तो वो चीज़ हुई, वो चीज़ होती चली गई, सिलसिला बनता गया, कारवां आगे चलता रहा। और इसमें फिर आगे और भी तरीके के लोग मिले, क्योंकि जब तक आप थिएटर कर रहे हैं तब तक ज़्यादा करप्शन नहीं है, पर जैसे ही फिल्मों की तरफ आते हैं तो ये प्रोडक्ट बनने लगता है, ये पैसे का खेल हो जाता है। तो इसमें फिर बाइफर्केशन हो जाती है। बाइफर्केशन इस तरीके की हो जाती है कि अरे यार ये तो सिर्फ पैसे की बात करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ की बाइफर्केशन होती है कि हम जेन्युइनली कहानी बताना चाहते हैं, हम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। फिल्मों में इन दोनों के बीच की जंग चलती है। सो अभी ये जो जंग है वो अमूमन तौर पे कैरी फॉरवर्ड ही होती है अगर आर्टिस्टिक किस्म का एक्टर है तो, उस लिहाज से। और मैं ये कहूँगा कि आर्ट जो है वो लोग कहीं भूल जाते हैं यार। वो कैसे भूल जाते हैं कि सबसे पहले तो ये समझ नहीं आता लोगों की आर्ट और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है।
आर्ट जो है वो कभी किसी के कंपटीशन में नहीं बनती यार, कि मुझे उसको दिखा देना है या इतनी भीड़ मैंने इकट्ठी कर लेनी है। आर्ट तब है जब आपका कहने का मन करे, जब आपको करने का मन करे, तो वो आर्ट है। और आप जेन्युइनली उस चीज़ को कहना चाहते हैं, आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ है, एक बात है जिसको मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, एक कहानी है जो मैं लोग दर्शकों तक लेकर जाना चाहता हूँ, तो वो मेरा मुद्दा है। अब ऐसा एंसेम्बल बनना कि जिसमें आप 150 लोग जो हैं या 100 लोग जो हैं जो मिल के फिल्म बनाएंगे, वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके काम अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग हैं। तो ये जो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो हिसाब किताब होता है, ये रेयरली बनता है भाई। पर ज़्यादातर जो है वो पैसे वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। सो उसमें कहानी जो है फिर वो अपना सब्जेक्ट छोड़ के इस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ती है कि ये दर्शक क्या कहेगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड मेरी ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं, सर इज अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट रहे हैं सर इन द ईयर 2009 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई ग्रेजुएटेड ऑन 2009। सो सर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे there are legendary actors who have come out from that institute. If I speak about Mr. Anu Kapoor, Om Puri Sahab, Nasiruddin Shah, Paresh Rawal, and there are many others, like list is very long. So उस institute से आना and establishing yourself in the industry, तो जब आप आप ग्रेजुएट हो गए 2009 में, एंड जब ऐसा था कि ओके अब मुझे सबसे पहला मुझे इंतज़ार है मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट का, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलना इज़ लाइक हर चीज़ में जो पहला कदम होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो पहला कदम था आपका इन टू द इंडस्ट्री, वो कैसे था सर? वही ये भी होते होते हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने का कॉलेज के बाद प्लान किया था। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में थोड़े बेमन से किया, पर हो गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जहाँ तक अगर मैं आपसे बात कहूँ तो ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर अगर आपका मन है सीखने का तो आप जाइए और आप कोशिश करिए। आपके कुछ लिमिटेड सीट्स हैं। अच्छी चीज़ ये है कि वो स्कॉलरशिप बेसिस पे है, तो आपके माँ बाप का इतना खर्चा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप है और आपको वो सिखाता है। तो होता ये है कि अमूमन तौर पे वहाँ पर आर्टिस्ट आदमी ही पहुँचता है, जो कि होते कम ही हैं, क्योंकि ये कोई वैसा प्रोफेशनल कोर्स तो है नहीं कि इसके बाद आपकी प्लेसमेंट हो गई और आपकी नौकरी पक्की। MBA कर लिया, AI का कोर्स कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि कैंपस प्लेसमेंट चल रही है। इंजीनियरिंग नहीं है, डॉक्टर नहीं है एक प्रोफेशनल कोर्स, बट इसकी कोई प्लेसमेंट नहीं है। सो और उस लिहाज में थिएटर वेटर आप जानती हैं कि इतना वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन जो है नहीं माना जाता। सब ये बात बोल देते थे कि तुझे क्या हीरो बनना है। ये जो कमेंट है ये बहुत नॉर्मली इस्तेमाल हो जाता है, तो लोग जानते नहीं हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। एंड ये है डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, क्योंकि आपके लिए हर फिल्म जो है वो एक नए ठेके की तरह है। आपने एक ठेका लिया, ख़त्म किया, फिर अगले ठेका। अब वो मिलेगा कब मिलेगा पता नहीं ना। इट्स बिजनेस, इज़ दैट वेज, अगर लिहाज से देखा जाए। हाँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ मैं वापस। फर्स्ट एक ये भी चीज़, जैसे आपने, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट जैसे आपने कहा कि लोग अक्सर ये कह देते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट है या जो भी है, क्या कि तुझे हीरो बनना है, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट कर जाती है। बट इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो आप ब्लॉकबस्टर ऑन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोलो या कुछ स्टॉलवर्ड्स जिन्हें कह सकते हैं, एंड उन सीरीज़ बोलो या मूवीज़ में बोलो, आपने काफ़ी बार सेकेंड लीड का भी काम किया है। सो क्या आज भी आपको एज सेकेंड लीड एक्टर या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी द वर्ड स्ट्रगल स्टिल हॉन्ट्स यू? क्या आज भी आपको वो मकाम पाने में या रोल्स पाने में या मूवीज़ या प्रोजेक्ट्स पाने में आज भी कहीं ना कहीं कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है? करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। सो आज भी आते हैं सेकेंडरी रोल्स आते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग फ्रॉम देयर लेंस, देयर पर्सपेक्टिव, राइट, देयर पर्सपेक्टिव। सो हर इंसान का पर्सपेक्टिव मतलब, एंड एवरीबडी इज फ्री टू हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। आज को हिरानी साहब ने या फिर गुटरगु फिल्म्स की बात करें तो विकास मलिक जी ने
मुझे इस काबिल समझा कि डंकी की बात करें तो हिरानी साहब, ठीक है, तो उन्होंने इस काबिल समझा कि भाई ये इंसान है जो मेरी कहानी को दर्शा सकता है। इस कलाकार को मैंने टेस्ट किया हर तरीके से, इसको बहुत सारे टेस्ट के थ्रू ले जाकर मुझे लगा कि येस ही कैन टेल माय स्टोरी। पर आज भी ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं और बोलते हैं कि ये फिल्म है, ऐसी ऐसी फिल्म है, पूरी फिल्म है, और इसमें ये जो था ना सर, ये जो गोली खा के मर जाता है किरदार, ये आप करते हैं, या आपका क्या है, आप वहाँ जाते हैं तो आपने क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एक उसकी बहन को गलत नज़र से देखा होता है, तो अगले सीन में आपको गोली मार देता है। ऐसा अभी भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किरदार ख़राब होते हैं, वो किरदार अच्छे होते हैं, वो किरदार भी सही होते हैं, लेकिन बस मुद्दा ये है कि आप एक एक्टर की कैपेबिलिटी जानने के बाद उसको कितना यूटिलाइज करते हैं। एंड एक्टर्स की कमी थोड़ी ना है, एक्टर्स तो बहुत हैं। आप एक बहुत अच्छे एक्टर को लेकर अगर फिल्म में इतना सा ही काम करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने एक टैलेंट लिया, आपने वेस्ट कर दिया, आपको ही लोग बोलेंगे कि आपको यूज़ करना नहीं आया। दूसरा, उस एक्टर को भी कहेंगे कि भाई तू अपनी वर्थ का पहचाने का, क्योंकि सब जो है वो मीटर लेके बैठ रह जाते हैं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। खामियाजा कैसे? अगर आज को आप कोई छोटा रोल कर देते हैं, जो कि कभी कभार होते हैं, और आपको लगता है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है बट आपने कर दिया, तो कल को वो इंसान जज कर लेगा आपको ये कह के कि हाँ अरे यार वो तो छोटे मोटे रोल कहता है, या उसको बुला लो, वो तो आ ही जाता है इन छोटे रोल्स के लिए। सो वी कैन ऑल्सो हैव अ बिग ensemble, इट विल बी ईजियर फॉर अस टू टेक इट टू दी ऑडियंस, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उनको थोड़े नॉन चेहरे दिखते हैं, या जिनको वो पसंद करी है पास्ट में, उनको लगता है कि अच्छा ये भी है फिल्म में। पर आप अगर उसमें नहीं करते हो तो आप ये खुद सोचो ना, दर्शक का कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा। और दर्शक का डिसअपॉइंटमेंट किससे होगा? निर्देशक से भी होगा और कलाकार से भी होगा। तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वही तो दर्शक है हमारा, वही हमको उठाता है और गिराता है। वो तो देवता के समान है हमारे लिए, वही हमको गिरा देगा अपनी आंखों में। तो ये जो स्ट्रगल वाली चीज़ आप कह रहे हैं ये कांस्टेंट है। बिकॉज मैं किसी के गरेबान पकड़ के तो नहीं कह सकता कि भाई लो तुम काहे हमको छोटा सा रोल दे रहे हो, भाई ये तुम्हारी वर्थ अभी तक नहीं समझे, इतनी फिल्में करनी नहीं हुआ, ये तो नहीं कर सकते सर। सो यू हैव टू जस्ट पोलाइटली टेल देम योर पर्सपेक्टिव, जो कि मैं बताता भी हूँ। और मैं बोलता हूँ कि भाई सब ग्रो कर रहे हैं, हमें भी ग्रो करने का मतलब पूरा हक है। तो और जब कोई इतना बड़ा डायरेक्टर आपको एक अच्छी भूमिका में सोच सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं, आप अभी भी वहीं क्यों सोच जाते हैं? जैसे कहते हैं आई प्रूव माई सेल्फ। और ये स्ट्रगल जो है ये सब के साथ है। कई लोग इसकी इनसिक्योरिटी लेके चलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आप उसके लिए एक अलग आडंबर बनाते हैं फिर, जिसमें बहुत महंगी गाड़ी, महंगी चीज़ें, महंगे कपड़े लत्ते, ये सब फलाना ढिमका। ये पर वो आडंबर जो है फिर वो आपको आपके रियल सेल्फ से आपको दूर करेगा। आप जहनी तौर पे प्रदर्शनी की तरफ बढ़ गए, और एक्टिंग या किसी भी कला का काम दर्शनीय है, प्रदर्शनीय नहीं है। प्रदर्शनी होती है, और क्योंकि वो आप किस तरह जंतर करते हैं, आप किस तरह इसको जनता तक लेकर जाते हैं। जनता बस ये देखना चाहती है कि आप क्या दर्शन करते हुए आप क्या फील कर रहे हो, उसके बाद वो मैं देख लूँगा, मैं समझ जाऊँगा जो मुझे समझना है, पर आपको दर्शन करना पड़ेगा। एक्टिंग तो फिलहाल इतना ही काम है। एक सवाल, हाँ, एक चीज सॉरी एक बात तो आपकी रह गई थी। तो मेरा ये कहना था कि देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग जो हैं वो वही जाएंगे जो कलाकार बनना चाहते हैं। अब उस इंस्टीट्यूट से भी अगर कलाकार नहीं निकलेंगे देश के, तो और कहाँ से निकलेंगे? तो मैं इसमें इंस्टीट्यूट की कोई बहुत बड़ी मतलब ऑफकोर्स अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छे तरीके से उनका एक स्केड्यूल है जिसमें पढ़ाते हैं, लेकिन यार और इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं नहीं, कम है, मुट्ठी भरी तो हैं। तो और इन्हीं इंस्टीट्यूट से तो लोग निकलेंगे। BNA हो गया, MP ड्रामा स्कूल हो गया, यहाँ द ड्रामा स्कूल हो गया, विस्लिंग वुड्स हो गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया, FTI हो गया, मुट्ठी भर है इसके अलावा। बट जो भी निकले हैं उन इंस्टीट्यूट से उन्होंने कमाल तो किया ही है सर स्क्रीन के ऊपर। हाँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। और बेचारे जितने कलाकार हैं मारे मारे घूम फिर कर इन्हीं जगहों पर अटकते हैं, और कहाँ जाएंगे? They don't have choices sir actually। और बाकी जगह पे आप जाओ तो वो बहुत महंगे कोर्सेज हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो NSD से इसलिए आपको बहुत ही रूट से निकले हुए लोग मिलते हैं, क्योंकि वो खोज के लाएंगे कि वहाँ थिएटर कर रहा है आसाम के एक छोटे से गांव में, निकालो इसको, वो मणिपुर में बैठा हुआ है, वो राजस्थान में बैठा है, वो तेलंगाना में बैठा है, लेकर आओ इन सबको। टेस्ट ओपन है ना सबके लिए, और जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है उसके लिए सरकार ने एक बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म रखा है, विच इज़ सो गुड।
एक चीज़ सर, आपने आपकी जर्नी डिफाइन की, आपके प्रोजेक्ट्स डिफाइन किए, 2 प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जो आई थिंक हर कोई जानना चाहेगा। सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे हैं, एंड अगर मैं सेक्रेट गेम्स की बात ना करूँ तो आई एम श्योर मेरी ऑडियंस ज़रूर बुरा मानेगी। सेक्रेट गेम्स एक ऐसा वेब सीरीज जो आई थिंक आई कैन से दिस ऑन कैमरा, ये एक ऐसा शो था जिसने इंडिया में वेब सीरीज नाम की जो चीज़ है उसको अपलिफ्ट किया। Correct. उसने ये शो ऐसा है कि जिसने इस्टेब्लिश किया वेब सीरीज को इंडिया में कि दिस इज़ व्हाट वेब सीरीज कैन बी, दिस इज़ व्हाट स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। एक 1980s की पॉलिटिशियन, ड्रग डीलर्स एंड एक रियल लाइफ काइंड ऑफ बेस वाली चीज़, उसमें एक कैरेक्टर मत्थू नाम का, एंड वन ऑफ द लकीस्ट एक्टर्स जो आप हो, हु हैज़ वर्क विथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अ सुपर हिट वेब सीरीज। वो कैसी मिली सर आपको, एंड हाउ इट चेंज यू एज एन एक्टर एंड हाउ डिड इट अपलिफ्ट योर करियर सर? बहुत सारे सवाल इकट्ठे आपने पूछ लिए, पर इसको समीक्षा छोटे में करने की कोशिश करूँगा। नेटफ्लिक्स की एंट्री थी भारत में, विक्रम चंद्रा का नावल था सेक्रेट गेम्स, राइट। बेहतरीन नावल, खूबसूरत नावल, और बनाने वाले विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप। बाद में नीरज घैवान जुड़े सीज़न 2 में, और विक्रमादित्य मोटवानी बन गए थे शो रनर, राइट। और हमारे राइटर साहब भी काफ़ी प्रख्यात हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। फिर एक से बढ़कर एक एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि जाने ही अपनी एक्टिंग के लिए जाते हैं, पंकज त्रिपाठी हुए, नीरज कबी हुए, जितेंद्र जोशी हुए। बहुत सारे अच्छे कलाकारों का एक एंसेम्बल बनाने की कोशिश थी और बहुत जेन्युइन एफर्ट था। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स लॉन्च हो रहा था, तो पहला हाथ जो वो कर रहा था, वो बोल रहा था मैं अपना बेस्ट और जेन्युइनिटी से कुछ बनाऊंगा। तब तक ना लोगों की नज़र थी कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। नेटफ्लिक्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, पता था बाहर के देशों के बारे में थोड़ा बहुत पता था, बट हिंदुस्तान में इतनी जानकारी नहीं थी। तो जब ये आया और ये लेकर आया, तो इसने वेब सीरीज़ के स्तर को बहुत ऊपर उठा दी, क्योंकि उससे पहले TVF और फिल्टर कॉपी वगैरह नाम के 2 चैनल्स काफ़ी प्रख्यात हो रहे थे, पर वो उनके लिमिटेड बजट्स थे और वो उन बजट्स के हिसाब से वो बना रहा। सो ये जो एंट्री हुई, ये धमासान हुई, इसमें अच्छा पैसा भी लगा और इसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया। मेरा ऑडिशन हुआ था, मुकेश छाबड़ा जी जो हैं उन्होंने भरपूर साथ दिया, उन्होंने बेहतरीन कास्टिंग करी थी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इन लोगों ने चुना। और शुरुआत आप सीज़न 1 देखिए तो ऐसी बढ़िया खचाखच भरी हुई कास्टिंग है, पूछिए मत। सीज़न 2 की जो कास्टिंग थी वो किसी और ने करी शायद, एंड सीज़न 2 की कास्टिंग थी भी लिहाज से कम, क्योंकि सब कुछ मेन जो था ऑलमोस्ट हो चुका था। आपके 2-3 मतलब 50% ऑफ द कास्टिंग इज़ डन ना ऑलरेडी। सो मुझे अभी तक याद है कि मैं इसका ऑडिशन दे के आया था, तब मैं मणिकर्णिका का कर रहा था और रात को ही पहुंचा था, जैसे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं रात को बहुत सारी रिहर्सल्स के बाद। तो ऐसे ही बहुत सारी रिहर्सल्स के बाद मैं वहाँ पहुँचा था, थका मांदा। मेरे को एक इंग्लिश नावल का एक्सर्प्ट पकड़ा दिया गया था और उन्होंने बोला था कि इस पे ही सीन करेंगे, ये पढ़ लीजिए, आप देखते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं। मैं पढ़ता रहा, 1 घंटा बैठा था वहाँ पढ़ते पढ़ते, और एक ही पन्ना था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ये एक तो विक्रम चंद्रा की अंग्रेज़ी है, तो इसका और छोर आगे पिछला क्या होगा, कैसा होगा, कौन सी दुनिया है, कौन है ये ट्रॉलर पे चलने वाले लोग जो मछली पकड़ रहे हैं, वहाँ से वो ड्रग्स का धंधा चल रहा है कौन ये लोग, तो ऐसा कुछ ऑडिशन था। ऊपर से उन्होंने बोला इस इंसान का दिमाग कम है, तो ये जो किरदार है। पर जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, वो बिल्कुल पतला, लंबे बाल, मेरे छोटे बाल थे, और मैं थोड़ा बल्कि आदमी हूँ, राइट। मैं ऐसा सुकांडी मतलब बिल्कुल पतला तो नहीं। तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी मैं हिल गया। अब अपने आप को कन्विंस करूँ यार डिस्क्रिप्शन में तो ये लिखा है, पर मुझे टेस्ट कर रहे हैं। मैंने जो भी कर रहे हैं भाई, अपनी तरफ से अपना 100% दे दो। ये दिया, ख़त्म हो गया। सडनली एक दिन हम जुहू PVR के बाहर में खड़ा था, अपने एक दोस्त से मुलाकात कर रहा था, तो उन्होंने गुड़गांव की एडिटिंग करी थी। तभी पीछे से एक लंबा सा 6 फुट 2 इंच का आदमी आया और उसने कहा भाई वेरी गुड ऑडिशन, आई रियली लाइक्ड इट। और वो ऐसे फुटपाथ से उतरे, एक ऑटो में बैठे, उनके साथ 2 और लोग थे, वो भी बैठे और ऑटो चला गया। तो मैंने बोला थैंक यू और कह के वो चला गया। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने ये कौन था यार, इसने ऑडिशन के बारे में बोला, मुझे लगता है कि सीक्रेट गेम्स के ऑडिशन के बारे में बोला, कोई
फैंटम पिक्चर्स में कोई है क्या? तो हमारे दोस्त ने एकदम से बोला कि भाई इधर आओ तुम जरा, मतलब कभी एक्टर को छोड़कर डायरेक्टर की भी शक्लें देख लिया करो। मैं कौन था भाई, बता तो दे। मतलब विक्रमादित्य मोटवानी थे वो, जो तुम्हें कह के चले गए हैं सड़क पे। समझ लाइक अच्छा। कट टू हफ्ते भर बाद सेक्रेड गेम्स का कॉल आया एंड आई वाज लाइक यार बात तो है। और मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा अच्छा स्टेप अप था, बिकॉज इस लेवल का प्रोडक्शन और अनुराग कश्यप जी के साथ काम करना सपना था, वो साक्षात पूरा हो रहा था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नर्वसनेस भी थी, लेकिन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड आपका जो अभी तक वैसा नहीं आया actually। अब तक नहीं आया, एंड आई डोंट थिंक ऐसा फिर कभी होगा भी, बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है एक ही बार बनती है और वो वही आदमी बना सकता है, उसके अलावा आप कितने भी ट्राई कर लो नहीं बन पाएगा। हाँ, इंशाल्लाह ऐसा दोबारा हो, ऐसा कुछ दोबारा उतनी इंटेंसिटी से, उतनी शिद्दत, उतनी सच्चाई से दोबारा कुछ बने तो मज़ा आएगा। एंड सर आपका जो कैरेक्टर मत्थू एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको हंसाता भी है, आपको इंटेंसिटी भी है उस कैरेक्टर में, एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ वो आपका जुगलबंदी फ्रेंडशिप एंड मर्डर्स करना, ड्रग डीलिंग करना, एंड सडनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ गणेश गायतोंडे के साथ जेल के अंदर मिलना, एंड चाकू लेके मारना। सो कॉमेडी भी है, इंटेंसिटी भी है, डार्क भी है। सो प्रिपरेशन कैसी की सर आपने, क्योंकि ये ऐसा रोल तो है नहीं कि ठीक है स्क्रिप्ट पढ़ ली, देख लिया, चलो ओके आई एम डन। प्रिपरेशन तो बहुत की होगी सर। कि बेसिकली हमें पता लगा था ये सेक्रेड गेम्स जो है वो विक्रम चंद्रा का नावल है, तो हमने स्क्रिप्ट मांगी थी, वो स्क्रिप्ट तब तक लिखी जा रही थी और चीज़ें हो रही थी, तो स्क्रिप्ट तब तक आई नहीं थी। और आप बहुत डरे भी हुए थे, बिकॉज वेब सीरीज़, पहली वेब सीरीज़, अभी मैंने फिल्में करना शुरू ही किया था टीवी छोड़ के, तो मैंने साल भर का ब्रेक लेके मैंने मणिकर्णिका में शूट कर रहा था, उस दौरान ये आया था। सो जब ये आया तो मैंने बोला सबसे पहली चीज़ अमेज़ॉन पे गए, वहाँ से सेक्रेड गेम्स की किताब मंगवा ली। तो किताब मंगवाई, ऐसे 900 पन्ने का एक नावल, और वो पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले तो कहानी समझी कि क्या है। कहानी समझने के बाद फिर ये समझ में आया कि यार ये किरदार जो है ये आता जाता है, तो इसकी ये तो अलग अलग समय पे आ रहा है। तो मुझे लगा यार वो अलग अलग समय पे आ रहा है, तो अलग अलग समय में अलग अलग आर्थिक स्थितियाँ हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं इसकी। ठीक है, किसी समय अय्याश हो गया, फिर बेवकूफ़ी करके कुछ और सीख गया है, अंततः बाय द एंड ऑफ इट वो संत नुमा आदमी है, एक मराठी आदमी टाइप्स जैसा रहता है वो है। और मुझे बहुत सारी कहानी जो है कोलीवाड़ा वाला जो माहौल है बम्बई में, उस तरीके का माहौल थोड़ा का लगा, बिकॉज अगर हिंदुस्तान या मतलब यहीं की तो कहानी है वो। समझ लगे ये माहौल जो है ये सेटअप हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है। ट्रॉलर भी वही चलते हैं मड आइलैंड वगैरह के आसपास, जितने आसपास वो मछली पकड़ने के लिए ट्रॉलर चलते हैं, ये चलते हैं, और वो लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं। मैं बाय चांस मैं रहता भी उस समय मड आइलैंड में था, तो मेरा रोज़ का आना जाना, इन लोगों से मिलना, उसमें से 2-4 दोस्त भी थे, तो वो सब दोस्त भी थे और हम लोग कश्ती से आते जाते रहते थे, तो काफ़ी क्लोज भी थी ये चीज़ें, देखी हुई हैं ना आपके आसपास, तो आप बहुत कुछ ग्रास्प कर लेते हो एज एन एक्टर। सो ये चीज़ें थी। एंड क्या सवाल था, मैं भूल गया। कैरेक्टर जो आपने किया है, तो वो कैरेक्टर ऐसा है कि एक उसमें आपने थोड़ी बहुत इंटेंसिटी भी है उस कैरेक्टर हाँ। के अंदर, कहीं आपको उसके 2-3 डायलॉग्स को हंसा भी देंगे, एंड गणेश गायतोंडे के साथ वो बॉन्ड करना। Correct. कभी तो- जेल में आप गले काट रहे हो, कभी ड्रग डील कर रहे हो, तो- कभी बातचीत कर रहे हो, सेकेंड सीजन में तो सूट वूट पहन के एकदम। हाँ, तो वो सारी जो जर्नी थी, बिकॉज आपने किताब पढ़ी तो आपको समझ में आई, वो जर्नी जो थी साइलेंटली आपने प्लान किया कि कब मुझे वज़न घटाना है, कब मुझे वज़न बढ़ाना है, क्योंकि शुरुआत तो यंग से होता है, और वो लास्ट में देखिए आप उसमें एज प्ले कर रहे हो 70 तक पहुँच साल गया। का। तो मुझे लगा यार ये डिफरेंस तो मुझे प्ले करना पड़ेगा बॉडीली भी और चीज़ें भी, और उस तरीके से भी कि यंग के बाद मिडिल टाइम का एज, फिर और मिडिल टाइम की एज में मैंने वज़न बढ़ाया था। मुझे लगा अब पैसा आ गया तो आदमी खाता पीता होगा ना, तो मैंने जनरली खाना पीना शुरू किया लाइफ में, और मेरे शरीर पे जो इफेक्ट पड़ा वो ये पड़ा। सो इस तरह की चीज़ें हुई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और धीरे धीरे करते करते वो क्राफ्ट हुआ किरदार। मैं किसी से कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा था, मैं अपनी जो मैंने सीखा था उसको एक्सप्लोर कर रहा था, वहाँ उसको अप्लाई कर रहा था, बैक स्टोरीज़ लिख रहा था, बैक स्टोरीज़ लिखी भी हुई थी, किताब में तो काफ़ी कुछ था ही। तो धीरे धीरे करते करते वो जितना था जैसा था उसमें बढ़ाता गया, कुछ उन लोगों ने चीज़ें भी ऐड करी, उसको इनकॉर्पोरेट करता गया। दैट्स व्हाट आई बिलीव्ड, आई जस्ट बिलीव्ड इन द प्रोसेस एंड माय डायरेक्टर, सो
दैट्स बट कूडोज टू यू सर, क्या कैरेक्टर था वो, मत्थू का कैरेक्टर आई थिंक लोगों के जहन में ऐसा छप गया कि अगर कोई कहता कि कोई कुछ उस तरीके की हरकत भी करता तो लोग बोलते अरे ये तो सेक्रेट गेम्स का मत्थू ही लग रहा है यार। अच्छा, तो काफ़ी बढ़िया किरदार है उसमें। बंटी बहुत अच्छा था, ईसा बहुत अच्छा था, तिवारी बहुत अच्छा था, वो सब कैरेक्टर्स बन चुके एक्चुअली। वो डायलॉग्स ऐसे थे ना सर कि यू नो हर कोई सड़क पे चलता वो डायलॉग मारता था, कोई भी हो गया सब मर जाएंगे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, देश संकट में, मतलब वो दीज आर आइकॉनिक डायलॉग्स यू नो। इसमें तो मीम्स बनते, इतने Yes. मीम्स बने हैं सेक्रेट आज गेम्स के भी। ऊपर, आज भी बनते हैं। सो कभी आपने देखा है आपके खुद के ऊपर कोई मीम बनता हुआ मत्थू के ऊपर जो यू नो है, याद है। हो गया आपको? हाँ याद है, वो जब वो उसका सानन वर्मा के साथ जो सीन्स हैं, उसकी वाइफ के साथ जो अफेयर है, तो उसके कुछ फोटोग्राफ लेके उन लोगों ने मीम्स बनाए हैं काफ़ी बारी कि ये ठरकी देखो कहाँ दिख रहा है ऐसे करके कुछ। सो सर हाँ। सेक्रेट गेम्स की अगर मैं आगे बात करूं, सीजन 1 कमाल, सीजन 2 उससे कमाल, सीजन 3 कब आ रहा है? मुझे नहीं लगता सीज़न 3 आएगा, ऐसा अंदेशा है मेरा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी हवा है नहीं। हाँ, भूले भटके कुछ एकदम से किसी को कुछ लगा, नेटफ्लिक्स को लगा कि अरे अब बहुत धूमधाम कर लिया हमने, अब कुछ अच्छा कर लेते हैं क्योंकि वापस। जेन्युइनली ऑडियंस ये वेट कर रही है, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबता है उसके बाद क्या गुरुजी की दुनिया बनी है वापस। ऑडियंस एक्चुअली चाहती है सर सीजन 3 देखना। किताब के हिसाब से तो आप किताब अगर पढ़ेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाता है और दुनिया ख़त्म, तहस नहस हो जाता है। तो किताब में वो हो सकता है, क्योंकि किताब तो ज़हनी तौर पे आपको हिलाना और आपको एक कहानी में उसको एंड देने की कोशिश करिए। यहाँ पर उम्मीद यही थी कि सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 आएगा, पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ कि सीज़न 2 वाज नॉट दैट वेल रिसीव्ड एज सीज़न 1 इन कंपैरिजन। सो आई थिंक नेटफ्लिक्स मेड अ डिसीजन टू मूव अहेड, बट ऐसा इसका कुछ पता नहीं होता, दे कैन ऑलवेज गो एंड रीविजिट, बिकॉज सडनली अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है सेक्रेट गेम्स का रीविजिट वैल्यू बहुत बढ़ गया। बढ़ गया है। पीपल आर गोइंग बैक एंड अगेन वॉचिंग इट, बिकॉज ये जो नई जनरेशन आई है जो अभी सुन रही है, जो हर 5-10 साल बाद आप सुनते हो ना कि अब ये 5-10 साल वाले बड़े हो गए, तो एक जनरेशन आती है जिसने वो स्किप किया है, सडनली दे आर रीविजिटिंग, बिकॉज पीपल टेल यू इफ़ यू हैव सीन दिस यू शुड सी दैट। इनफैक्ट मैं बहुत हैरान था, नवाज़ भाई से भी बात हो रही थी, बोलते हैं मेक्सिको में देर आर पीपल हु आर फैन ऑफ नेटफ्लिक्स लाइक एनीथिंग। तो बोलते बाहर जितना क्रेज़ है हिंदुस्तान में इतना क्रेज़ नहीं देखा मैंने नेटफ्लिक्स के लिए, तो वो तो पागल हैं लोग वहाँ पर। लाइक अच्छा, वो तो आज तक पागल हैं भाई। सो ये चीज़ें तो हैं। और जैसे आपने मुझे सवाल पूछा सीज़न 3, भूले भटके कुछ नहीं तो महीने में मुझसे 4-5 बारी तो लोग ये पूछ लेते हैं कि इसका कब आ रहा है भाई। एक प्रोजेक्ट सेक्रेट गेम्स की बात हो गई, अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की, एंड आई एम श्योर दिस विल बी द हाईलाइट ऑफ दिस इंटरव्यू। डंकी, राजकुमार हिरानी की मूवी। एक तरफ देर इज शाहरुख खान, दी शाहरुख खान, विकी कौशल, तापसी पन्नू, एंड यू नो एक वो ऐसे टॉपिक पे थी जो आई थिंक अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, एंड करेंटली वो चीज़ चल भी रही है इंडिया में, दैट इज़ यू नो द डोंकी रूट एंड इलीगल वो अभी जो 100 माइग्रेंट्स लोग एंड ऑल। वापस आए हैं ना, एंड उस चीज़ के ऊपर मूवी बनाना विद दी शाहरुख खान, शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद तापसी पन्नू, विकी कौशल, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। हर किसी का एक ड्रीम होता है सर एक एक्टर का कि यार इस लेवल की मूवी, एंड यू नो मैसिव सक्सेस, ओवर 500 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगा था यार। मुझे तो लगा था यार ये तो लाइफ टाइम मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और है भी। कुछ नहीं तो होता है ना इंसान का यार, कभी हिस्ट्री में थोड़ा सा नाम अपना छप जाए तो अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है ऐसा हल्का सा तो हो गया है, तो वो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। कभी घर से सोच के तो नहीं निकले थे, बट डंकी ने मुझे शायद एक उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां एक अच्छा रिकग्निशन मिला, और एक रिकग्निशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिला। इतने बड़े एक्टर्स, इतने बड़े डायरेक्टर्स, बिकॉज मुझे लगता है शाहरुख खान जी, फिर उसके साथ राजकुमार हिरानी जी, आई थिंक दिस इज़ टॉप ऑफ बॉलीवुड यार। इसके ऊपर क्या है? मतलब बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी जी, वन ऑफ द बिगेस्ट। वन ऑफ द एंड शाहरुख सर तो खैर ही इज़ किंग खान। सो वो जो खान्स के वो आप सिनेरियो, सलमान खान, आमिर खान एंड शाहरुख खान जी, ये जो हैं, ये किंग खान इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ दी
हाईएस्ट हाईएस्ट बियॉन्ड एवरीथिंग. बियॉन्ड एवरीथिंग. सो करेक्ट है वो बात. सो इनके साथ काम करना अपने आप में एक तो बहुत ओवरवेलमिंग है, डर भी लगा, जिम्मेवारी का काम भी है, और वो काम अच्छा हो जाए, आप उनके साथ केमिस्ट्री भी बना पाएँ, वो भी आपका थोड़ा बहुत बीच में तारीफ़ करते, तो यार एक इंसान को तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे इतने सालों का परिश्रम जो है उसने कुछ तो कहीं पर उसको सिरा मिला है. ऊपर से यार बिकॉज़ इतना आसान नहीं होता ये, जब बड़ी पिक्चर आती है, बड़े रोल्स आते हैं, सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन बड़ी फिल्म, बड़े रोल्स जो होते हैं, जितना बड़ा रोल, जितनी बड़ी चीज़, उतने ज़्यादा लोग वो रोल पाना चाहते हैं, और उतने ज़्यादा चीज़ों को ना बहुत ही मतलब करप्शन भी बढ़ता है. फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई गणित लगा के घुसेगा, कोई किसी तरीके से घुसेगा, कोई कैसे जाएगा, कोई जान पहचान से जाएगा. बट राजकुमार हिरानी बीइंग वेरी ट्रूथफुल टूवर्ड्स हिज आर्ट, टूवर्ड्स हिज फैक्ट, हम जैसे लोगों को उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, एंड ही ओनली चोज यू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. प्लस आई ऑल्सो वॉन्ट टू से थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा जी, who has been constantly helping me in lot of things, because I think उनकी नज़रों में मैं शायद कुछ है जो उनको समझ में आता है. में कुछ बात तो है. हाँ, तो वो मुझे बीच बीच में बुला ही लेते हैं और अच्छा सा प्रोजेक्ट दे देते हैं. तो डंकी दिया, सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. उससे पहले चूना दिया था, सो चूना वॉज अनदर वेरी गुड प्रोजेक्ट विच आई रियली, बताओ, आई डू नॉट नो हाउ इट गॉट रिसीव्ड एंड हाउ नेटफ्लिक्स रिसीव्ड इट, बट चूना वॉज अ ग्रेट प्रोजेक्ट. And it was a very different story altogether. India का money heist था वो एक तरीके से. Absolutely right. They were also planning for more seasons. I do not know when they are going to go on floor. So खैर ये सब चीज़ें थी, तो it's good यार, it's overwhelming. It was a dream come true kind of a thing. किसी भी एक्टर के लिए ये एक वैसा होगा ना कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है. So sir, जैसे आपने बात की डंकी की, SRK सर एंड राजकुमार हिरानी सर, टॉप नॉच डायरेक्टर, टॉप नॉच एक्टर्स, इनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड नाउ जो मुकाम पे आप हो, इट इज़ लाइक एन रिकग्निशन. इनफैक्ट सिर्फ काम करना नहीं दोस्त, इट्स लाइक यू आर कोलैबोरेटिंग विद देम ना. एक होता है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, और एक होता है कि आई एम कोलैबोरेटिंग विद ऑल दीज एस्टैब्लिश्ड पीपल, बिकॉज एक्टिंग कैन नॉट बी डन अकेले में. वहाँ पर विकी कौशल जी भी हैं, वो आपको डायलॉग बोले तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डायलॉग पर रिस्पॉन्ड करना. एंड प्लस वहाँ वो डायरेक्टर हैं जो देख रहे हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो कमिंग टू यू एंड ही विल आस्क यू, डू यू हैव एनी अदर आइडिया हाउ वी कैन एम्पलीफाई इट, एंड देन यू आर वर्किंग एज एन आर्टिस्ट. ये सवाल जब आपको सेट पे आता है ना, जब हिरानी साहब आपसे सवाल पूछते हैं कि और कैसे क्रैक कर सकते हैं सीन को, और तब अगर आपको अपना क्राफ्ट आता तो आप बोलते हैं 2 मिनट दीजिए सर, एक करके दिखा रहा हूँ, फिर बताइएगा. और अब करके बताते हैं और आप बोलते हैं यार ये तो हो गया, क्या बोला तुमने अपने को एक्टर को. मैंने सर वो एक्टर्स की बात है, छोड़ो ना, हमारा काम है, हमने कर दिया. तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए. सो कैन यू शेयर एनी वन ऑफ दोज कि आपने जो इम्प्रोवाइज किया हो सीन उसके अंदर? बहुत कुछ है, मतलब मैं एक बताऊं, क्या बताऊं, एनी, मतलब जो एक ऐसा हो कि ऑडियंस फटाक से कनेक्ट कर जाए उस चीज़ से. एक जैसे सीन था जब वो एक एक्टर है हमारे, जो मैं उनकी चिच्ची उंगली में पहन के तो ना जाना वाली आंटी के साथ जो एक सीन था, वो बाहर निकल जाती हैं, एक फैट सी लेडी है, उनको यूज़ किया था उसमें. तो उसके बाद मेरा जो ओनर होता है वो मुझे बोलता है कि तूने कस्टमर को डाइट कोर्स बताना था या तूने ये करना था, ये पजामी बेचनी थी. तो बताया सर कस्टमर इज नेवर गॉट. तो उनके साथ ये सीन में हुआ था कि वो जब कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ टाइमिंग का ऑफ जा रहा था. तो राजू सर थोड़े ऐसे हो गए थे कि यार ये कैसे होगा. तो मैंने बोला सर आप 2 मिनट देंगे, बिकॉज मुझे समझ में आया कि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का प्रेशर उस एक्टर पे बहुत ज़्यादा है. वो एक्टर शायद समझ रहा है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा. एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज उस नर्वसनेस में ना, एंड वो मुझ पर ट्रस्ट कैसे करें कि मैं जब डायलॉग बोल रहा हूँ तभी ये डायलॉग ना बोले, हो सकता है मेरी लाइन काट दे या ये कर दे. तो बैठ के उनसे एक बारी बात करी मैंने, सर सुनिए, आप जैसे एक्टर बने हैं मैं भी वैसे ही एक्टर बना हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ सर, मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको भी मिली है, लेट्स नॉट स्पॉइल दिस. दूसरी बात, आप अपना बोलिए, मैं आपकी बात के लिए इंतज़ार करूँगा, अपना डायलॉग ख़त्म कीजिए. मैं आपको ओवरराइड करके अपने आप को ऊंचा दिखाने का कोई मतलब नहीं है. आप मुझको ओवरराइड करके चाटा मारना मार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर डूइंग अ सीन ना, लेट्स डू दिस सीन प्रॉपरली. इतनी सी बात हुई उनसे. मैंने एक बार लाइंस कर लेते हैं सर, लाइंस करी,
मैंने करेक्ट है सर, अच्छा जा रहा है, आपको ठीक लग रहा है? बोला हाँ ठीक लग रहा है। गए, सीन क्या हो गया? राहुल सर बोलते ये क्या बोला तूने को एक्टर को? मैंने सब वो छोड़ो, अब हो गई सीन हो गया, आगे चलते। मिट्टी पाओ अपना तो सीन हो गया सर। एंड यू नो सर, बात करो रिकग्निशन की, तो यू नो जैसे आपने कहा कि यू नो डंकी के बाद, सीक्रेट गेम्स के बाद, या बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स थे, मणिकर्णिका थी, इन सब प्रोजेक्ट्स के बाद एक रिकग्निशन तो मिला ही है आपको सर। तो कभी कोई ऐसा फैन मोमेंट तो ज़रूर हुआ होगा आपके साथ कि आप यू नो कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे खड़े हो, एंड फैंस ने आपको आके अप्रोच किया हो, और इंस्टेड ऑफ विक्रम कोचर, आई एम श्योर कि विक्रम कोचर तो जल्दी से कोई बोलता नहीं होगा, आपको आपके कैरेक्टर के नाम से ही जानते होंगे। सो व्हाट हैज़ बीन दैट यू नो कुछ ऐसे फैन मोमेंट जो यू नो आपके साथ रह गए बस? इस है एक बहुत ऐसा है जो कि डरा भी देता है मुझे कभी कभार। तो मुझे याद है हम लोग रक्तांचल कर दिया था हम लोगों ने सीज़न 1, सीज़न 2 का दोबारा शूट करने के लिए बनारस गए। और बनारस में खंडर के आसपास एक सीन था जहाँ पर ये 2 लोगों को बैठ के धमकी दे रहा है। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हम शूट करने के लिए, तो वहाँ गाँव वाले, मतलब गाँव के बासी होता है ना, कोई पुराना घर है जो खंडर सा बन गया, इस तरीके से था। वहाँ पर बहुत सारे लड़के लुड़के एकदम से इकट्ठे हो गए और जोर से चला है संकी भाई, अरे संकी भाई। फिर बोले कि अरे संकी भाई हम भी आपके जैसे ही हैं। जैसे मैंने ये सुना मैंने बोला भाई ये मेरे फैन नहीं है, ये संकी पांडे के फैन है। और ये संकी से अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं। वो लोग कट्टा वट्टा लेकर आए थे, और संकी भाई ये लो यार ये चलाओ। मैंने भाई क्या दे रहे हो? तो वो आ गए थे। और इट्स हम लोग जब शूट कर रहे थे तो आई प्रेफर बीइंग वेरी नेचुरल एंड एज, मतलब आई वांट टू लिव लाइक अ कॉमन मैन, हाउ अ नॉर्मल मैन लिव्स, राइट। सो मैं बीच में मार्केट में आपको टहलता हुआ पाया जाऊंगा, मैं कभी साइकिल चलाता हुआ पाया जाऊंगा। तो क्योंकि अपनी ज़िंदगी को अगर ऐसे सिक्योर कर दिया तो हमारा काम और मुश्किल हो जाता है। तो हम ज़िंदगी से किरदार उठा के नहीं ला सकते। तो वो चीज़ जो थी सडनली उसने एकदम से धक्का मार के बाहर निकाल दिया यार आपको। आपको लगा कि ओ शिट, मैं इन लोगों के सामने, मतलब ये अगर ऐसे इंस्पायर हो रहे हैं तो एक तो ये गलत है अगर ऐसे इंस्पायर हो रहे हैं। और ऊपर से ये भी लगा कि यार इसका मतलब ये गलत तरीके से इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, या फिर ये भी हो रहा है कि ये तो उठा के ले जाएंगे कभी, और ये हो सकता है आपका काम बंद करा दें और आपको बोले चलें। ये होता है। इनफैक्ट एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ था मेरठ में, जिधर मैंने को उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि यार मेरी बात समझो, बोला घर चलो खाना खाने। मैंने बात समझा, अरे भाई सब शूट कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ा ना हूँ यार, मैं चला जाऊँगा शूट रुक जाएगा। तो मैं बोला नहीं अरे कितना नुकसान हो जाएगा? मैंने बहुत नुकसान हो जाएगा। बोला कितना हो जाएगा? मैंने करोड़ों रुपये लगाया, दिन का कुछ नहीं तो 30-35 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा बोल दिए। बोला इतना कुछ नहीं हो, पुलिस के आगे अपनी चुंगी लगा देंगे, तुम्हारा रिकवर कर लेंगे, चलो घर चलो। समझिए क्या हो रहा है भाई मेरठ में वहाँ वो तो बहुत कांड हुए थे मेरठ में कुछ शूट कर रहे थे, उन्होंने कोई आ गया बंदूक लेके आ गया। एक तो 8 बजे के बाद वो शहर बदल जाता है, सब शराब पी लेते हैं। 8 से 10 के बीच में खतरनाक है शहर, और 10 के बाद सब सो जाते हैं, कोई नहीं मिलता, सुनसान हो जाता है वो शहर। 8 से 10 का पीरियड अलग होता है और 8 से पहले अलग होता है। सब बहुत हेल्पफुल होते हैं। 8 से 10 गाली गलोच या फिर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग, बिल्कुल अजीब सा आउट ऑफ रूल, और 10 बजे के बाद गायब। और वहाँ पर लोगों ने बोला अरे क्या कर रहे हो ये? वो तो शूट कर रहे हैं। अरे शूट इससे नहीं इससे होता है, लो क्या चल रहा है भाई शहर में? तो है ये ऐसी चीज़ें हैं। हमारे फिलहाल के प्रोड्यूसर भी मेरठ से हैं पर ऐसे नहीं है, अच्छे हैं काफ़ी। हाँ अच्छा, बात आपने कर दी मेरठ की, एंड यू नो फिर रिकवर करने के लिए भी कुछ तो चाहिए होता है। मैं मतलब देखो प्यार भी रखते हैं। अब उस इंसान का अपना तरीका था प्यार से आपको घर पे रोटी खिलाने ले जाने के लिए, कि आपको ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको रोटी खिलाने ले जाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शूट रुकता है तो मैं उसका खामियाजा भी भुगतूंगा, खामियाजा भी वापस करूँगा। अब मैं कैसे वापस करूँगा? अपना घर ज़मीन तो बेच नहीं पाऊंगा, इतना कुछ नहीं होता, लोगों को लूट के आपको पैसा वापस कर दूँगा। बट दिस इज व्हाट यू कैन सी कि यू नो ये जनता का प्यार है आपके लिए, व्हाट यू हैव अर्न अपार्ट फ्रॉम यू नो रिकग्निशन। दिस इज व्हाट एक्चुअल एन एक्टर नीड्स इज लव फ्रॉम हिज ऑडियंस। एंड यू नो जैसे आपने इंसिडेंट बताया, आई एम श्योर यू नो कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आपके दिल में बस जाते हैं ना, ये एक वैसा ही इंसिडेंट था। अब मैं बात करूँ, अगर मैं प्रोजेक्ट्स की ही मैं बात करूँ सर, इंडस्ट्री में लेके या वेब सीरीज़ को लेके, क्या अभी भी यू नो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वुड यू नो मुझे सही में जानना है कि
क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड, बट एट द लास्ट मोमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग अनयूजुअल थिंग, या किसी और एक्टर को उसमें कास्ट कर दिया हो, या कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया हो, अच्छा खासा स्क्रीन टाइम था आपका, बट फाइनल रिजल्ट जब आया तो बहुत सारे एक्टर्स ये चीज़ देखते हैं कि इवन नवाज सर ने भी एक बार कहा था कि मैंने एक मूवी की थी, बहुत अच्छा खासा मेरा स्क्रीन टाइम था, बट जब फाइनल रिजल्ट आया पता चला मेरा रोल ही कट हो गया, या 1 घंटे का रोल था 5 मिनट कर दिया उन्होंने. डू यू स्टिल फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स? यस आई डू. होता है, मतलब प्लेनली ये होता है. एंड इसका जो पूरा सेटअप है वो इस बात पे है कि देखिए क्रिएटिवली इंसान चॉइसेस बना रहा है. आपको पूरा हक है, अगर आप अपनी फिल्म बना रहे हैं तो आपको पूरा हक है कि वो फिल्म कैसी दिखे, क्योंकि आपकी फिल्म है, आप बना रहे हैं. हम जो है हम कैरेक्टर एक्टर के तौर पे या एक्टर के तौर पे मतलब हमको लिया जाता है. एंड जाहिर सी बात है एक प्रॉमिस भी किया जाता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बट फिर भी फिल्म आपकी. तो ये आप पे बिल्कुल निर्भर करेगा कि आप अपनी कहानी को किस तरह से कहाँ पर कैसे पेश करना चाहते हैं. उसके पीछे भले कोई भी रीज़न हो. सो ये चीज़ें होती हैं. मैंने इन चीज़ों का बुरा मानना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने कैरेक्टर से अटैच होना, अपने किरदार से बहुत ज़्यादा अटैच होना, पर उतना ही ज़रूरी है मुझे लगता है कि उसके साथ डिटैचमेंट भी फॉर्म करना. सो इट्स एन अटैचमेंट विद डिटैचमेंट. सो अगर आप वो फॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ डिफ़िकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ईजी, और हीन भाव से बिल्कुल निर्भर हो जाइए, बिल्कुल हट जाइए, उससे छुटकारा पा लीजिए कि आप छोटे हैं या कोई बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है. समय समय की बात है. आप अपनी टाइमलाइन में काम कर रहे हैं. मतलब मैं जब आया तो मेरे ही बैचमेट्स थे जो कि अच्छा काम कर रहे थे, जिनको अच्छी फिल्में मिल रही थी. फिर थोड़ी समय बाद आपकी भी बारी आएगी. मतलब वो वैसी वाली बात है, बराक ओबामा जो हैं वो 50 साल की उम्र में बने प्रेसिडेंट और 55 में रिटायर हो गए. ट्रंप जो हैं वो 70 साल में बने, फिर 75 तक रिटायर हुए, फिर उसके बाद अब दोबारा बन गए. बट इनकी कौन सी उम्र के पड़ाव में? 70 से 75 में. यानी अपने 50 और 55 में तो नहीं उखाड़ पाए जो उखाड़ना था, लेकिन बराक ओबामा के बाद वो आए हैं और आज भी वही प्रेसिडेंट हैं. तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? सो एवरीबडी इज ट्रैवलिंग इन देयर ओन टाइमलाइन. हमें ये देरी हो गई है या बहुत जल्दी, ऐसा कुछ नहीं होता. आप पे निर्भर करेगा. समय बदलता रहता है. लोग हर किसी, एक टाइम था वही कि हमारी हीरो बनने की उम्र निकल गई. आज तो हीरो सारे होते 50-50 साल के. पहली फिल्म प्रतीक गांधी को 40 साल की उम्र में मिली. सो ही स्टार्टेड एट 40 ईयर्स ऑफ एज. तो इट्स नेवर टू लेट. मॉर्गन फ्रीमैन पहला बड़ा किरदार 55 साल की उम्र में. दैट वाज हिज फर्स्ट ब्रेक एंड ही इज वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स इन द वर्ल्ड. सो ये सब चीज़ें जब समझ में आई, पढ़ा इनके बारे में, तो मुझे लगा कि यार अपना काम करो ना एंड एन्जॉय योर वर्क. इसी वजह से आए थे ना तुम तो किसी से कंपटीशन करने के लिए आए थे. तुम्हें तो एडमिशन नहीं मिल रहा था साले. तुम तो इसलिए घुसे थे कि कहीं एडमिशन मिल जाए, और उसके बाद तुम्हें मज़ा आने लग गया. तो वो जो मज़ा आने लग गया था जिसकी वजह से आप इससे जुड़े, वही रख. हो सकता है तुझे तेरे जैसे कम लोग मिले, पर तेरे जैसे लोग हैं. और कम कितने कम, हम अरबों में से 1% बहुत है भाई. 10 करोड़ के आसपास पहुंच गया मतलब अरब का. तो कितने कम होंगे? 10 करोड़ बहुत लोग होते हैं. 10 करोड़ रुपए, एक रुपया देते 10 करोड़ हो जाएंगे. सो दैट इज, इट्स दैट सिंपल. सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा कंपटीशन ये सब सोचना चाहिए. काम करो, मज़े रहो. सर अब एक ऐसी चीज़ इतने साल काम करने के बाद, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, वेब सीरीज, टीवी शोज, हर जगह थिएटर्स में काम करने के बाद, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के बाद, क्या आज भी स्टिल यू हैव एनी ड्रीम कोलैबोरेशन कि यार मुझे एक बार इस डायरेक्टर के साथ या इस एक्टर के साथ एक बार स्क्रीन तो ज़रूर शेयर करना? हाँ, बहुत सारे. जैसे मुझे बहुत हमेशा से लगता था मुझे आमिर खान जी के साथ स्क्रीन शेयर करना है, मैं कभी नहीं कर पाया. मुझे सलमान खान जी के साथ बहुत बारी ऐसे नियर बाय मौके हुए, पर वो फिल्में मतलब गणित नहीं बैठी, या वो फिल्म बनी नहीं, वो फिल्म बंद हो गई, कुछ और बनने लगा, तब आप उसमें फिट नहीं हुए.
फिर मुझे फरहान अख्तर जी के साथ एक मौका मिला था एक ऐड में, बट आई वुड रियली वांट टू वर्क विद हिम. बट दीज आर ऑल स्टार्स विच वी नो. देन देर आर नंबर ऑफ गुड एक्टर्स आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद, एंड न्यूमरस ऑफ देम फैबुलस डायरेक्टर्स ऑल्सो जो कि हैं. जैसे अनुराग पाजी के साथ मैं हमेशा सोचता हूँ दोबारा काम करूँ, शुजीत सरकार जी के साथ काम कर पाऊँ अगर मौका मिले तो, बिकॉज आई लव हिम. इम्तियाज़ अली जी के साथ भी मेरा मौका बना पर वो भरपूर नहीं हो पाया. तो ऐसे हैं और भी डायरेक्टर्स हैं, एंड देयर अपकमिंग डायरेक्टर्स ऑल्सो. सो काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे अब पायल कपाड़िया है जो नहीं चाहेंगे भाई उनके साथ काम करना. बढ़िया, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है. तो All we imagine as light. एग्जैक्टली. सो हम भी इमेजिन करना चाहते हैं वो लाइट्स. So मतलब of course, sorry to say this in this way, but yes, there are sensible films I would also want to be a part of, and there is so much to explore यार. अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं किया है. तो ममूटी का आप काम देखो, ममूटी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका. कभी ये भी करूँ कि रीजनल फिल्म्स करूँ. मैंने एक बीच में मणिपुरी फिल्म करी, अब मैं पंजाबी फिल्में भी करता हूँ. अब हाल फिलहाल में मैंने पंजाबी फिल्म में एक फिल्म करी एज ए लीड. मैं चाह रहा था कि मैं उसमें उस तरीके से घुसूँ, बिकॉज कॉमेडी एक फोटे है, एक सीरियस फोटे है. आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर, वांट टू लुक लाइक एज इफ आई वांट टू कम अक्रॉस एज अ वर्सेटाइल एक्टर, सो दैट मैं सिर्फ हंसाने के काम ना हूँ, जो कि एक लेबल सा लग रहा था, बट मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ. संगी पांडे ने इतना नहीं हंसाया भाई, वो तो खतरनाक कैरेक्टर था. सो देर आर मोर कैपेबिलिटीज, देर आर मोर शेड्स विच आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर. दूसरा ये है कि यार मैं कभी रिपीट नहीं करना चाहता अपने आप को. तो और ये मैं आपको अभी तक तो गारंटी दे सकता हूँ कि आप आइए, मैं आपको हर बार ही नया कुछ दे दूँगा. अभी है, अभी लगता है बहुत है, तो अभी जितना किया है वो शायद 10% ही होगा जो है उसका. सो मौके और तलाश रहा हूँ, मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है. स्लो है बट दिखते हैं. सर एक चीज़ मैं पूछना भूल गया आपसे, दैट वाज अबाउट डंकी. हाउ वाज SRK ऑन सेट? यू नो व्हाट वाज दैट इंटरैक्शंस इन बिटवीन सीन्स, या यू नो एक कभी उन्होंने आपको कुछ एडवाइस दी हो कि अरे यार अपने कैरेक्टर में ऐड दिस, या यू नो कैसा था वो माहौल, यू नो विद दी SRK के साथ काम करना डंकी के ऊपर? एक बहुत चीज़ उनके बारे में प्रख्यात है, ह्यूमिलिटी. बहुत ही हम्बल इंसान है. करेक्ट, अमेजिंग पर्सन. ही वुड नेवर मेक यू अनकंफर्टेबल. ही ब्रिंग्स यू एट ईज. ही टेक्स योर आइडियाज़, आपके आइडियाज़ सुनते हैं, आपकी चीज़ें कराते हैं आपसे, अपनी एडवाइस देते हैं. आप अगर उन्हें एडवाइस देते हैं तो वो भी सुनते हैं. सो ही वर्क्स एज अ को एक्टर, बिकॉज शाहरुख सर भी खुद इसी तरीके से, इसी बैकड्रॉप से आए हैं. वो भी पूरा स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, तो उन्हें भी समझ में आता है. एंड ही हैज़ एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ बॉलीवुड, व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, हाउ थिंग इज गोइंग टू बी अ कमर्शियल फिल्म, हाउ फिल्म इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटेलेक्चुअल फिल्म ऑल्सो. सो एंड आई थिंक सो जब वो स्क्रिप्ट पे जो उनकी पकड़ होती है, एंड द मेमोरी विच ही हैज़, ओ माई गॉड, 4 पन्ने के डायलॉग्स, एंड ही इज, दैट इज लाइक बैक ऑफ हिज हैंड, एंड ही रिमेंबर्स एवरीथिंग. एंड प्लस ही इज़ हेल्पफुल, ही इज़ सो हेल्पफुल. समटाइम्स आपको, आप ब्लॉकिंग में अटक जाते हो तो ही कम्स एंड ही हेल्प्स यू आउट. अनिल का एक सीन था, ऐसे गश खा के उसे गिरना था, तो शाहरुख सर ने बोला बेटा इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ कैसे करना है. देन ही वुड टेक प्रॉपर केयर कि डू यू हैव नी पैड्स, क्योंकि सड़क पे घुटने के बल गिरेगा, टूट सकता है, और 10-15 बार ही करना पड़ेगा. बट लेट्स फिगर दिस आउट. वो आदमी अपने नॉर्मल कपड़ों में आया था, नीचे सड़क थी यार, बिना कुछ बिछाए बुछे सड़क पे गिर गए वो. अपना उसका सीन एक्सप्लोर करने में हेल्प करने लगे. तो शाहरुख पाजी तो अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद यार. आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मतलब क्या इंसान है. आई हैवंट सीन, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट. वो कोई भी चीज़, ही इज सो शार्प, ही नोटिसेस एवरीथिंग, ही इज़ वेरी शार्प, एंड ही नोज थिंग्स एट हिज बैक ऑफ हिज हेड. उन्हें सब पता है. इसलिए ही इज द शाहरुख खान. एंड सर लास्ट, और इस बात का गुरूर नहीं है उन्हें. सबसे बड़ी बात ये है, वरना आदमी को गुरूर हो जाता है ना कि मुझे सब पता है. गॉड कॉम्प्लेक्स आ सकता है. ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, जैसे आप कर रहे हैं. ह्यूमिलिटी. एंड सर लास्टली एक चीज़, यू नो व्हाट्स नेक्स्ट, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स टू आवर ऑडियंस. यू नो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बार बार उन्हें स्क्रीन पे देखना है. अगर वो, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर तो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता. यू आर वन ऑफ दोस्त की हर थोड़े टाइम में वी वांट यू ऑन स्क्रीन.
So any upcoming projects, sir? आप लोगों का प्यार है, थैंक यू फॉर दैट। एंड इसको मैं जिम्मेवारी की तरह लेना चाहूँगा और लेता भी हूँ कि अगर आप मुझे दोबारा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो मैं आपको जब भी लेकर आऊँ तो कुछ नया, कुछ एंटरटेनिंग, कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में कुछ मतलब बनाए, कुछ ऐसा लेकर आऊँ। कोशिश यही रहती है, तलाश भी रहती है, क्योंकि मैं कहानियाँ नहीं बनाता, मैं कहानियाँ ऐसी ढूंढ रहा होता हूँ जिसमें मैं ये सब चीज़ें आपको ला कर दे सकूँ। और मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार की ये पहला कर्तव्य है कि वो अपने दर्शकों को कुछ ऐसा दे जो कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाए। मेरा आने वाला प्रोजेक्ट जो उसका नाम है नेटवर्कर। सॉरी, कमिंग बैक टू दैट। सो जो कि विकास मलिक जी ने और शरत मलिक जी ने प्रोड्यूस किया है, गुटरगू प्रोडक्शंस एंड नवऋतु फिल्म्स। ये प्रोजेक्ट है जो कि MLM स्कीम के स्कैम्स के ऊपर एक फ़िल्म है। एक बहुत ही सिंपल और एक डिफरेंट अप्रोच है, बिकॉज नया टॉपिक है, किसी ने आज तक इसे टच नहीं किया है, बट इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म। ज़्यादा ध्यान हमारा स्कैम पे था, और ज़िंदगियाँ जो हैं लोगों की बहुत सिंपल हैं। इट्स अ right budgeted film. I won't say it's a very extravagant budgeted film. It's a new production house. They are making first film. तो वो उस तरीके से जो बना रहे हैं, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, वो है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। एक Amazon का एक शो है बैंड वाले, वो भी आएगा। Then there are few more films which are going to be released. नवाज़ भाई के साथ एक फिल्म करी है जिसका नाम है फरार। सो वो भी काफ़ी, मैंने अभी हाल फिलहाल में उसका फर्स्ट एडिट देखा, काफ़ी खूबसूरत काटा है। अनिल शर्मा जी के वो हैं, भतीजे हैं, उनके भाई के बेटे बेसिकली। तो एंड अनुज कुशाग्र शर्मा उनका नाम है। एंड काफ़ी खूबसूरत पहली फिल्म बनाई है, बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग लेकर आके बनाई है फिल्म। सो है काफ़ी है। एक पंजाबी फिल्म है, उसमें एज ए लीड किया है, तो वो भी आएगी जिसका नाम है रोल कैमरा एक्शन। तो ਉਹ ਫਿਲਮ भी आ गई यार, वो भी आनी है। तुसी पंजाब केसरी पढ़ रहे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ भी थोड़ी जी गल्लां कर सकते हैं। बस इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी पाइपलाइन में हैं, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट है। अब 1 साल का मसाला तो है मेरे पास आपके पास आपको एंटरटेन करने के लिए। हाँ, तो 1 साल तक तो आप ऑडियंस को हर कुछ दिन में तो दिखोगे ही सर। हाँ मतलब उसके आगे भी दिखूंगा अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ नहीं तो। अरे सर ऐसे नहीं। नहीं भाई, वो तो जिंदगी और मौत तो आपके हाथ में है नहीं ना। क्या फिल्मी बात की सर आपने। थोड़ा इमोशनल करते हैं। So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and B-Town updates, do follow Bollywood Helpline.